अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब। काफ़ी दिनों बाद तारड़ साहब ज़रा शायद ट्रैवलिंग पे थे तो नहीं आ पाए। बहुत शुक्रिया सर कि आज आ पाए। थैंक यू सो मच। प्लेजर आरजू। मैं दर हकीकत एक तो कैलिफोर्निया था अपनी कैंपेन के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंपेन के हवाले से, और फिर उसके बाद हमारे एक बहुत बड़े सिख लीडर हैं दर्शन सिंह धालीवाल। वो यहाँ बहुत पुराने हैं, वेरी जेंटलमैन काइंड ऑफ अ पर्सन। उनके भाई जो हैं वो भारत के अंदर एमएलए भी हैं। वो एमएलए नहीं है बल्कि लोकसभा के मेंबर हैं। तो उनकी बच्ची की शादी थी, वहां गया। बल्कि वहां पे बड़े बड़े अच्छे लोगों से मुलाकातें हुई। वहां पे सतनाम संधू साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई, जो कि ओनर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ के, और चंडीगढ़ से बीजेपी के वो मेंबर असेंबली भी हैं लोकसभा के। नाइस जेंटलमैन। मेरे बहुत लोगों के साथ मुलाकात हुई, अच्छे लोगों के साथ मुलाकात हुई। उनकी जो उनकी सपुत्री की शादी थी उस पे, तो उस पे एक तो उस वजह से नहीं आ सका, एक हफ्ता नहीं आ सका, एक तो उसकी मैं माफी चाहूंगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज बल्कि मोदी साहब की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मोदी साहब। आप आ रहे हैं अमेरिका, मैं खुद स्वागत के लिए जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा वहां पे। अल्टीमेटली मैं तो इवेंट में शामिल होऊंगा, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त जो हैं उनसे मिलेंगे। दूसरा, खासकर मैं कल परसों एक इंटरव्यू में गया तो मुझे एक पाकिस्तानी चैनल ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया कि यार आप मोदी भगत हो, मोदी साहब की बड़े आप फैन हो, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा यार मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मोदी साहब नेशनलिस्ट, मुझे सबसे ज्यादा जो उनकी बात पसंद आती है उनका नेशनलिज्म, उनकी डेडिकेशन। फिर आप जो बार बार ये नैरेटिव इस्तेमाल करते हो कि मोदी साहब इज आइदर एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम, उस पर भी ये मैंने सुन लो बात। मोदी साहब वैसे एक वाहिद एक प्राइम मिनिस्टर थे जो बगैर इनविटेशन के ही रुक गए थे नवाज शरीफ साहब के घर में थे। बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने जाया किया। तो आप सारी चीजें ऐसे ही ना कह दिया करें, कुछ सोचा करें। जिस तरह इसी चीज पे मैं जिस तरह बात करूंगा कि कल से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने गाजा, म्यांमार और साथ उन्होंने भारत के मुसलमानों को वहां पे रगड़ दिया। जिसपे मैंने किसी और ब्लॉग में भी बात की, मुझे अच्छा नहीं लगा कि 42,000 मुसलमान मारे जा चुके हैं गाजा के अंदर, और आपने उन्हीं के साथ भारतीय मुसलमानों को भी आपने शामिल कर दिया। अब बताना चाहूंगा, दुनिया में भारत के अंदर तीसरी बड़ी जगह है जहां सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी। मुसलमानों की आबादी ईरान से ज्यादा मुसलमानों की आबादी भारत के अंदर। और देखें, कंट्रीज के अंदर इश्यूज होते हैं तो प्लीज इस तरह उसको एग्जैजुरेट नहीं करना चाहिए। आपने चाइना के अंदर जो मुसलमान 1 मिलियन से ज्यादा वहां में कैंपों में है, दाढ़ी रखने पर पाबंदी है, रोजा रखने पर पाबंदी, आप उन्हें उनका जिक्र ही नहीं किया। भारत के अंदर कौन सी पाबंदियां हैं मुसलमानों के ऊपर? बल्कि मैं समझता हूं कि भारत एक वाहिद जगह थी, आज तो नहीं, लेकिन वहां पे हज को सब्सिडाइज किया जाता था, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं किया जाता। मेरी समझ से बाहर है कि आप इस तरह उसकी इस तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया जाए। जो मैं उस पर रिसर्च कर रहा था तो उनका दो वजूहात जो मैं बताना चाहूंगा देखने वालों को, दो वजूहात हैं स्टेटमेंट की। एक तो हानिया का मर्डर जो इजराइल ने अंदर घुस के वहां पे किया है, एक तो उससे खुद उनकी हुकूमत और उनके ऊपर जो प्रेशर है उसको डिफ्यूज करने के लिए उन्होंने कोई इस तरह की बात की पॉलिटिकल। दूसरा, $400 बिलियन का जो ईरान जो चाइना उनको पैकेज दिया, एक उन्होंने उस पे उसके जाहिर है शाह के वफादार बनने की कोशिश की। तो वो चीजें हैं आज। लेकिन हम जिस चीज पे बात करेंगे, मोदी साहब यहाँ पे आ रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो आपने देखा है कि अफगान एक कौंसल जनरल है, उन्होंने पाकिस्तानी नेशनल एंथम जो है उसके बारे में जो उन्होंने बात की है। अगला टॉपिक हम जो बात करेंगे कि जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इमेंड करने के लिए, उसके अंदर जो तब्दीलियां लाने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है, उस पर बात करेंगे। आखिर पे मैं अगर टाइम बचा तो बात करेंगे मोदी साहब के बारे में, इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जिस पे बात करना चाहूंगा कि जो काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर में वहां पे खड़े होके हमारी जो मैं चले उससे पहले बात करता हूँ, यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करने की भी एक जो है वो बात की जा रही है। लेकिन उसका मैंने जब उसको डिटेल में गया हूं तो बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। अफसोस इस तरह से हुआ है कि इस वक्त उनका अगर
देखा जाए तो 15 मेंबर हैं, 15 में से 5 परमानेंट होते हैं, 10 जो होते हैं 2-2 साल की टर्म्स पर आते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों से उनको पिक किया जाता है, लेकिन 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो का हक होता है। 14 मेंबर चाहे मिलके सारे एक जगह पे इकट्ठे होकर किसी चीज पे एग्री कर जाएं, लेकिन अगर एक मेंबर परमानेंट उसको वीटो करेगा तो वो खत्म। दर हकीकत इन 5 की ही बादशाही है, ये सारा वही वही सारे बाख्तियार हैं, दूसरे लोगों का होना ना होना उसका कोई मतलब नहीं। इन्होंने जो हमारी मैं जो पहले बात करता हूँ काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, वहां पे खड़े होके जो अमेरिकन हमारी परमानेंट मेंबर हैं, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड उनका नाम है, उन्होंने उस स्पीच के अंदर कहा जी हम इसमें एक्सपेंड करेंगे, 2 अफ्रीकन कंट्रीज को मेंबर बनाया जाएगा और 3 कंट्रीज जापान, इंडिया और जर्मनी को उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए लाजमी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये किसी इंटरव्यू में बैठ के ये कह दिया है कि इनको वीटो राइट्स नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में साउथ अफ्रीका के जो सदर हैं उन्होंने बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि ये सेकंड क्लास मेंबरशिप हमें अगर आप ना ही दें तो बेहतर। ये सेकंड क्लास मेंबरशिप है, इसका क्या फायदा? मेंबरशिप हो ना हो क्या फायदा इसका? बल्कि उसका डॉक्टर जयशंकर साहब ने अगले दिन इस पे किसी जगह बैठ के उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये क्लब ये अपने एक्सक्लूसिव एलीट क्लब बना लेता है वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं यूरोप के सारे मिलके, जिसमें G7 का जिक्र किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर एक क्लब बना सकते हैं तो हम ब्रिक्स बना लें तो इनको क्या तकलीफ है इसमें, क्योंकि अब ब्रिक्स की भी एक्सपेंशन हो रही है। अब डॉक्टर जयशंकर साहब के एक जिक्र इस पे बात करना चाहूंगा मैं। अगले इस वक्त मेरी एक डॉक्टर कमर चीमा साहब के साथ मैंने उसको क्रिटिसाइज किया था राहुल गांधी साहब के ट्रिप को। आज वो बड़ी कल से वायरल है, परसों से भारत के अंदर, जो कि मैंने कहा बिल्कुल अपने दिल की बात की थी। दिल की बात ये थी कि उन्होंने अमेरिका के अंदर आके अपनी गंदी लाटरी धोने का यहाँ पे उन्होंने कोशिश की। डॉक्टर जयशंकर साहब से बात इसलिए जिक्र में आई कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने अगले दिन एक बड़ी बड़ी वाइज स्टेटमेंट दी थी और मैं उससे एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा था कि अब दुनिया को हमारा इमेज चेंज कर लेना चाहिए अपने जेल में, और दुनिया इज डूइंग इट मैटर, क्योंकि दुनिया का इस वक्त कोई भी कंट्री आरजू नहीं बचा जहां पे जिनको मैं डायस्पोरा नहीं कहूंगा, टेक्नोक्रेट कहूंगा। क्योंकि भारत से जो लोग जाते हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एजुकेशन लेकर जाते हैं, एजुकेटेड होते हैं, वहां जाके वो अपर लेवल जॉब्स करते हैं, टेक्नोक्रेट। तो जिस तरीके से उनका इस वक्त दुनिया में अमल देखा जाए, आप उसकी मिसाल मिडिल ईस्ट में देख लें, यूरोप में देख लें, अमेरिका में देख लें, तो दुनिया इमेज चेंज कर रही है इस वक्त। बल्कि ये बिल क्लिंटन दौर से ही एक प्रोसेस शुरू हो चुका था, जब अमेरिका ने भारत को पार्टनरशिप का एज ए पार्टनर स्टेटस उन्होंने दिया। फिर बराक ओबामा आए, उन्होंने उसको स्टेटस दिया।